आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का 5th चैप्टर करने वाले हैं। द वर्ब, क्रिया क्या है? वर्ब जिसे हम क्रिया बोलते हैं, एक्शन बोलते हैं, जरूरी है। तो आपको जैसे डेफिनेशन से पता चल रहा है, इसके नाम से पता चल रहा है, क्रिया कोई भी हो सकता है, ठीक है, उसको हम वर्ब बोलते हैं। ठीक है, इसके बगैर हमारा मीनिंग अधूरा रहता है। ठीक है, आइए देखते हैं ये कैसे काम करता है सेंटेंस में और क्या इसका इंपॉर्टेंस होता है। इसको हम कैसे सबसे पहले डिस्क्राइब करेंगे। जिसको मैंने कलर्ड में हाईलाइट किया हुआ है उस पर फोकस करना आपने। किसी ना किसी तरीके से वो ये जो है काम कर रहे हैं। अब ये काम आपका मूवमेंट हो सकता है और नॉन मूवमेंट हो सकता है। मूवमेंट का मतलब ये है काम से जिसमें आपका फिजिकल एक्सरसाइज कुछ हो रही है, और नॉन मूवमेंट का मतलब यह है वर्ब तो है लेकिन उसमें एक्शन नहीं है, मूवमेंट नहीं है, यानी कि स्थिर है। यह वर्ब भी हम देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे किस तरीके से जो वर्ब काम करता है। मूवमेंट वाला और नॉन मूवमेंट वाला जो वर्ब है, क्रिया है, वो कैसे एग्जीक्यूट होती है, फलीभूत होती है ना, उसका प्रयोग कैसे करते हैं। मूवमेंट वाला और नॉन मूवमेंट वो उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो कर क्या रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं कौन सा, मूवमेंट वाला कि नॉन मूवमेंट वाला। बस ध्यान वर्ब पर जाता है, हमारा मेन चीज है ये हमारी वर्ब। तो दो तरीके से होती है ये, काइंड तो है। एक होगा आपका मूवमेंट वाला जिसमें फिजिकल एक्सरसाइज होगी, फिजिकल मूवमेंट होगा, कुछ ना कुछ आपका जो शरीर हिलेगा, एक्सरसाइज कुछ होगी। एक होगा नॉन मूवमेंट जिसमें फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ वो स्थिर है। उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। अब जैसे कि एक्शन है, किसको डिस्क्राइब करता है? जो नाउन प्रोनाउन है ना, वो कुछ ना कुछ काम करेगा। जो काम करेगा उस काम को हम जो है वर्ब बोलते हैं। अब ये एक्टिव पैसिव में भी यूज हो सकता है ना, एक्शन नॉन एक्शन में यूज होगा। ठीक है ना। फिर कई प्रकार से हम इसको लेंगे जिससे हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरीके से हमने इसको यूज करना है। फॉर्म कौन सी होती है वर्ब की, पहले तो हमें यह पता होना चाहिए। ये वर्ब हमें हर हाल में आनी ही आनी चाहिए, नहीं तो हमारा सेंटेंस है, जो मीनिंग हम बोलना चाह रहे हैं वो जो है उल्टा हो जाएगा। बारीकियों का पता होना चाहिए, बाकी हमें सब कुछ इस पे ध्यान देना है, सब कुछ हमें आ जाएगा। ठीक है ना। अब आप एग्जाम्पल देखिए, आप ये क्या बोल रहा है जो एग्जाम्पल में दिया है, आपका हेडिंग देखना आपने। सम वर्ब्स डू नॉट शो एक्शन, जो मैंने पहले बताया है, एक्शन नहीं शो करेंगे, वो प्रतीत होगी हमें, वो महसूस होगी, फीलिंग होगी उस चीज की। ठीक है ना। वो जो है क्या अस्तित्व को शो करेंगे या एग्जिस्टेंस को बताएंगे कि उसका एग्जिस्टेंस है, उसकी उपस्थिति है, या फिर स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि उसका अस्तित्व क्या है, स्वरूप क्या है, और उस एक्शन का एग्जीक्यूशन कैसे होगा, उसको हम करेंगे कैसे, स्थिति बताएंगी उसकी वो। ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया है अपीयर, सीम एटसेट्रा। अब अपीयर और सीम में प्रतीत होना, प्रकट होना। अब ये है तो वर्ब, लेकिन कौन सा, ये इसमें आपका फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, इसमें सिर्फ आपका एग्जिस्टेंस शो कर रहा है। एग्जाम्पल आप देखिए और फिर मेन वर्ब पे फोकस करना कि मेन वर्ब क्या है इस सेंटेंस में। पहले हिंदी को अंडरस्टैंड करें। हिंदी मैंने इसीलिए इसमें इंक्लूड की है क्योंकि हमारा फोकस पहले हिंदी में ही जाता है। हमारा फोकस है, हमारा अटेंशन है ना, इंटेंशन है, वो हिंदी में जाता है और हम उसको ट्रांसलेशन करने की मैक्सिमम कोशिश करते हैं। तो इसीलिए मैंने हिंदी वर्सेस इंग्लिश एंड उसका जो रूप है, रूल है, वो मैंने शो करने की कोशिश की है। अब आप फर्स्ट सेंटेंस देखिए। क्या आपने अपने पिता को प्रणाम किया? अब बोलने के लिए कई सारे सेंटेंसेस आपके दिमाग में भी आ रहे होंगे या आते हैं, लेकिन इसमें देखा क्या जाता है, कैसे इसको हम जो है अनुवाद करें, कैसे इसको आइडेंटिफाई करें कि टेंस कौन सा है। सबसे पहले जब हम अनुवाद की बात करते हैं, हिंदी टू इंग्लिश की बात करते हैं, हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, टेंस आता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, टेंस के अनुसार हम देखते हैं, अगर तो वो टेंस में 12 के टेंस में कहीं आ रहा है
तब हम उसको ट्रांसलेट करते हैं। अगर नहीं आ रहा है फिर हम वहां पर फंस जाते हैं। वहां पर हम इंग्लिश जो है टूटी फूटी यूज करते हैं और ऐसी इंग्लिश बनाते हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है। बोलना कुछ हम कुछ और चाहते हैं और इंग्लिश बनती कुछ और है। ये चीजें हमने ध्यान देनी होती है। हिंदी में जितने भी हम जो है वाक्य बनाते हैं या फिर शब्द उसमें यूज करते हैं, उसका अपना अपना मीनिंग है, मतलब है। जब वो मीनिंग और मतलब उसका जो वर्ड का जो सेंटेंस में बनता है, अगर वो हमने समझ लिया कि जो मैंने बोला वो इंग्लिश में ये ट्रांसलेशन होगा उसका, यहां से हम उस वर्ब को लेंगे, एडजेक्टिव को लेंगे, एडवर्ब को लेंगे, कंस्ट्रक्शन हमारा सेंटेंस का कंप्लीट हो जाता है। आपने ध्यान देना, सेंटेंस के प्रकार मैंने बताया था आपको 5-6, ठीक है ना। तो वो भी हमें पता होना चाहिए। सिंपल सेंटेंस से बता रहे हैं, नेगेटिव वाला बता रहे हैं, कोई इंट्रोगेटिव वाला है, अफर्मेटिव वाला है ना, इंपेरेटिव है, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, कौन सा सेंटेंस बता रहे हैं ये डिपेंड करेगा। जो बोलने वाला व्यक्ति है उस पर डिपेंड करता है। ये तो सेंटेंस के काइंड हो गए, लेकिन जो रूल रहेगा सेंटेंस के अनुसार थोड़ा थोड़ा बदलेगा ये, बाकी तो सेम ही चलेगा आपका। आपने वर्ड पे फोकस करना है जो हम बोल रहे हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, क्या आपने अपने पिता को प्रणाम किया। सबसे पहले ये सेंटेंस को ये आइडेंटिफाई करिए आपकी ये क्वेश्चनात्मक है, इंट्रोगेटिव है, ये आइडेंटिफिकेशन हो गई। उसके बाद देखिए, अब आपने अपने पिता को, अब आपने इस पर गौर करना कि जो कंस्ट्रक्शन बन रहा है वो कैसे बन रहा है। अब आपने पहले तो सब्जेक्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। सब्जेक्ट क्या है यहां पर, आपने खुद देखना है। यहां पर आपने, यानी कि ये सेकंड पर्सन यूज हो गया। क्वेश्चन तो है लेकिन सेकंड पर्सन के लिए ये हम बात रिफर कर रहे हैं यहां पर, है ना। अपने पिता, अब ये क्या चीज है ये भी फाइंड आउट करना है। सेंटेंस जब हम ट्रांसलेट करेंगे हमें तभी तो पता चलेगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं सेंटेंसेस में। ये तो बोला गया सेंटेंस है ना, अगर हम लिख भी रहे हैं तब भी हमने ये ऐसे ही आइडेंटिफाई करना है। यहां तक अगर बोलना भी है तो हमारे दिमाग में पहले ही ये पता होना चाहिए जो मैं बोल रहा हूं, पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये पार्ट आ रहा है, टेंस का ये वर्ब यूज हो रही है, तभी तो हम सेंटेंस बना पाएंगे, है ना। इंग्लिश टू इंग्लिश हम तभी बोल पाएंगे, अदरवाइज हम कैसे बोल पाएंगे, हम नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में तो पहले तो टेंस ही चलते। ये टेंस में नहीं आ रहा है तो फिर क्या करते हैं, फिर तो आपको पता है हम जो है मिक्स टेंस यूज करके कुछ भी बना लेंगे जिसकी इंग्लिश सही नहीं बनेगी। अपने पिता को, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, सेकंड पर्सन की, और उसी के पिता की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यानी कि आपने तो सेकंड पर्सन का सब्जेक्टिव केस यूज हो गया आपने, है ना। और डब्ल्यू वाला जो क्वेश्चन है, डब्ल्यू वाला, या फिर आप बोल सकते हैं हेल्पिंग वर्ब वाला, ठीक है ना। ये भी मैं बताऊंगा डब्ल्यू वाला कब यूज होगा और हेल्पिंग वर्ब वाला कब यूज होगा। आप यहां देख सकते हैं, क्या आपने अपने पिता को, अपने पॉजेसिव केस हो गया पिता को। पॉजेसिव केस किसकी बात करें, सेकंड पर्सन का पॉजेसिव क्या होता है आपको ये भी पता है, यू यूअर, है ना। तो यूअर हो गया। अब पिता को, अब ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, है ना। तो ये आपको पता लग गया कि ये ऑब्जेक्ट है, ये है तो फिर भी ये नाउन है। अब आपने अपने, आपने हो गया आपके पास प्रोनाउन, अपने हो गया आपके पास ऑब्जेक्टिव, कौन सा, पॉजेसिव एडजेक्टिव, ऑब्जेक्टिव। दो ऑब्जेक्ट यहां पर यूज हो गए हैं। इस तरीके से जब हम सेंटेंस को टुकड़ों में डिवाइड करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड करेंगे, तभी हम इंग्लिश बना पाएंगे। वैसे तो कई सारे सेंटेंसेस बनाएंगे, अगर सेंटेंसेस पे ही जाना है तो कई सेंटेंसेस बनेंगे। जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसको डिवाइड कर देंगे तभी हम सेंटेंस बना पाएंगे, इंग्लिश को इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। अन्यथा कोई भी अदर चांसेस है नहीं है। हार्ड एंड फास्ट रूल ऐसा नहीं कर सकेंगे आप यार कि भाई हमने कैसे इसको करना है, पहले सब्जेक्ट देखना, ऑब्जेक्ट अपने आप आपको पता लग जाएगा ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां है, सब्जेक्ट की पोजीशन कहां है, पॉजेसिव की पोजीशन कहां है ना। पिता को प्रणाम किया, अब आ जाओ, प्रणाम किया। अब प्रणाम किया का मतलब क्या हो गया, ठीक है ना। अब प्रणाम करना, ग्रीट करना किसी को, है ना, आदर सत्कार करना, सम्मान करना। अब किया, याद होगा आपको जब हम टेंस कर रहे थे इंट्रोडक्शन में, टेंस पार्ट में, तो उसमें हमने क्या था, अगर लास्ट में सेंटेंस में आपके साउंड में अगर आ ई ए ओ ऊ इस तरीके की ध्वनि आ रही है सेंटेंस में, तो वो पास्ट इंडेफिनिट का होगा।
अब आप देखिए कि क्वेश्चन आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है। अब इसमें कैसे पता चलेगा? सपोज आपने बोला क्या आपने अपने पिता को प्रणाम किया, आप सोचेंगे तो ये WH से तो नहीं शुरू होगा। आप बना के देखो जरा, WH से बनेगा? व्हाट यू ग्रीट योर फादर, ऐसा सेंटेंस बनेगा? ऐसा नहीं बनेगा। WH कब यूज किया जाता है ये भी मैं आपको बता दूं सेंटेंस में। अगर WH वाला क्वेश्चन बना रहे हैं वो तब ही बनेगा अगर आप सेंटेंस में उस सब्जेक्ट की मोर इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं या मांगना चाहते हैं। यहां पर है आपका, अगर हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बन रहा है तो इसका मतलब है आपका आंसर यस और नो में ही जाएगा। जैसे कि यहां दिया ना, क्या आपने अपने पिता को प्रणाम किया, ठीक है, तो इसका मतलब यह हो गया कि आप यस और नो में ही आंसर देंगे, यस और नो। हां, अगर आप बोलते हैं वाई डिड, है ना, आप ये बोलो वाई डिड यू ग्रीट योर फादर, क्या मतलब हो गया? आपने अपने पिता को क्यों प्रणाम किया। अब यहां पर आप यस और नो तो नहीं बोल पाएंगे ना। यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर आप मोर इंफॉर्मेशन देंगे कि आपने किया तो, लेकिन क्यों, कब, कैसे, हाउ, ठीक है ना। तो ये अंतर है, सिर्फ ये याद रखना होता है सेंटेंसेस में, ट्रांसलेशन अपने आप हो जाती है। इसीलिए मैंने जो ये बेस जो आपका आपके लिए मैंने लाया है कि हम इसको पहले बेस से चेकें। सीधा ही अगर हम कम्युनिकेशन पे आते या फिर इस पे वर्क करते तो हमें कुछ भी पता ना चलता कि ये हो क्या रहा है। सिमिलरली हम जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है कंप्लीट कर रहे हैं और ऐसे ही करते आना है। अब ग्रीट है, आप देखो यहां पर जो सब्जेक्ट है, मेन वर्ब क्या हो गया उसका, ग्रीट का, कि उसने जो है अपने पिता को जो है प्रणाम किया। तो प्रणाम यहां पर क्या हो गया, आपका मेन वर्ब हो गया। अगर ये ग्रीट नहीं होता तो कुछ सेंटेंस बनता। अब बना के देखो, डिड यू योर फादर, कुछ भी नहीं बना। सेकंड देखो आप, शांतनु ने प्रश्न हल किया। सेंटेंस में आपको पता लग रहा है लास्ट में हल किया, आ की ध्वनि आ रही है, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। दूसरा, तीसरा देखिए, कुत्ता उसके पीछे दौड़ा, आ की ध्वनि आ रही है, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। कार चोरी हो गई थी। अब आप यहां पर सेंटेंस पे ध्यान देना है, हो गई थी से आपका मतलब ये नहीं होगा कि ये पास्ट में चला गया। नो डाउट पास्ट का सेंस बन रहा है, लेकिन सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे कैसे, पहले इसको समझना है कि इसमें जो हमने वर्ड यूज किया है उसका मतलब क्या हो रहा है, मीनिंग क्या है। नो डाउट इट इज इन पास्ट, पास्ट में तो है। आप देखिए, क्या कार चोरी हो गई है, चोरी हो गई, यह समझना है। चोरी हो गई, ये क्या सेंस दे रहा है आपको। सबसे पहली बात, सब्जेक्ट क्या है, कार है। अब कार काम तो कुछ करेगा नहीं ना, ये ऑब्जेक्ट है। जब आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, ऑब्वियसली आपका सेंटेंस क्या बनेगा, मैंने आपसे ये डिस्कस किया हुआ है, ये क्या बनेगा, पैसिव वॉइस बनेगा, ठीक है ना। यानी कि जिसके ऊपर कार्य किया गया है उसको इंपॉर्टेंस हम दे रहे हैं। कार चोरी हो गई थी लग गया तो आपने पास्ट में बनाना है और ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। अब देखो, द कार वॉज स्टोलन, हेल्पिंग वर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल, वॉज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। समझ आ गई बात। उसी तरीके से नीचे आ जाइए, उन्हें कंप्यूटर से पुरस्कृत किया गया था, पुरस्कृत किया गया, ध्यान देना, किया और गया, किया ऑलरेडी पास्ट, गया ऑलरेडी पास्ट। अब ये चीजें हमें जो है टेंस की ओर इशारा करते हैं, वर्ब की ओर इशारा करते हैं कि कौन सा वर्ब यूज होगा हमारे यहां। अब देखो, वॉज रिवॉर्डेड यानी कि किया गया, है ना, चोरी हो गई, किया गया, लास्ट में था, थी, है लग रहा है, प्रेजेंट में जाएगा पैसिव, पास्ट में जाएगा वॉज लगना, वॉज रिवॉर्डेड, रिवॉर्डेड क्या है आपके पास, मेन वर्ब है, किया गया था। उन्हें कंप्यूटर से, ही वॉज रिवॉर्डेड, ऑब्जेक्ट ही है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हम सेंटेंस में शुरू में नहीं करते हैं, तो उसे, है ना, कंप्यूटर से पुरस्कृत किया गया था। किससे, कंप्यूटर से, किया गया,
तो ये किया और गया से हमें ये ज्ञात हो रहा है कि ये पैसिव वॉइस बन रहा है। चोरी हो गई, लूट लिया गया, पढ़ा लिखा गया, पढ़ लिया गया, पैसिव वॉइस की सेंस में ये यूज किया जाता है। अब आप लास्ट में है लगाओ, था लगाओ, गा गे गी लगाओ, ये आपका टाइम बता रहा है, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। बस यही तो वर्ब की पहचान है और यही इंग्लिश का जो है बनाने का स्ट्रक्चर है। उसके बाद नीचे आइए, वह खुश लगती है। अब ध्यान देना, वह खुश लगती है। अब ताते ती से आप अज्यूम कर लो, नो प्रॉब्लम, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। लगती का मतलब क्या है? प्रतीत होती है, महसूस होती है या दिखती है। शी लुक्स हैप्पी, आप लुक्स कर सकते हैं। शी अपीयर्स हैप्पी, ढेरों वर्ड आप यूज कर सकते हैं। और शी सीम्स हैप्पी। अब मेन वर्ब क्या हो गया? सीम्स। अब एस लगा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, हो गया। इस तरीके से हमने आइडेंटिफाई करना है। सेंटेंस आ रहा है, हमने बोलना है, पार्ट ऑफ स्पीच में डिवाइड करिए और फॉर्म ऑफ वर्ब ऑटोमेटिकली आप यूज कर पाओगे। सेंटेंस को पहले आइडेंटिफाई करना है ऑटोमेटिकली, खुद अपने आप, कि मैं जो बोल रहा हूं उसका सेंस क्या है। ठीक है ना? टेंस तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आ जाएगा, वो ज्यादा दूर की बात नहीं है या फिर वो बड़ी बात नहीं है। लास्ट का देखिए, वह निराश दिखाई देता है। अब ध्यान देना, वह निराश दिखता है और दिखाई देता है, अलग अलग है, ये थोड़ा सा अंतर है। अब वह निराश है, एक तो बनेगा ये वह निराश है, वह निराश दिखता है, वह निराश दिखाई देता है। ये बारीकियों की जानकारी होना जरूरी है, तभी हम जो है सटीक एग्जैक्ट वर्ड यूज कर पाएंगे, और वर्ब भी, है ना? वह निराश दिखाई देता है। ही अपीयर्स डिसअपॉइंटेड। अब देखो ना, दिखाई आ गया ना जब बीच में, तो इसका मतलब क्या हो गया कि पास्ट पार्टिसिपल यूज करना है। अगर हम ये बोलते वह निराश दिखता है, तब क्या बोलते? ही अपीयर्स डिसअपॉइंट, ही डिसअपॉइंट्स, ही अपीयर्स डिसअपॉइंट। ठीक है ना? दो वर्ब हो गए तो मेन वर्ब क्या हो जाता? डिसअपॉइंट होता, दिखता है, दिखाई देता है। अब दिखाई का वर्ड, पहले दिखाई जो वर्ड है उसको पहले खुद आइडेंटिफाई करो कि दिखाई क्या है, कौन सा वर्ब है ये, फिर इंग्लिश तभी आपकी इसमें यूज होगी। अदरवाइज आप ये बोलते ही अपीयर्ड डिसअपॉइंट, समझ ना? तो ये जो वर्ब है इस तरीके से हमने आइडेंटिफाई करने हैं सेंटेंसेस में। समझ आ रही है बात? एनी डाउट आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, है ना? अब आइए आप काइंड्स ऑफ वर्ब्स में, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये पता होना चाहिए कि कितने प्रकार होते हैं इसके, अंग्रेजी में कितने जो है वर्ब्स के जो है प्रकार होते हैं। देखिए आप, काइंड्स ऑफ द वर्ब, ये दो मेनली दो होते हैं और सब डिवाइडेड इसको जो है हमने किया हुआ है। अब दो कौन कौन से हैं? पहले तो होता है मेन वर्ब, मुख्य क्रियाएं, ये तो होती है, ये आपको पता है ना? इसको हमने अंडरस्टैंड किया हुआ है। उसके बाद चलिए आपकी ऑक्सिलरी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब, मैंने डिटेल में वीडियो अपलोड की हुई है इसके ऊपर, टेंसेस में भी इंट्रोडक्शन पार्ट में किया है और अलग से भी मैंने ये बताया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, सिंपल में भी और कॉम्बिनेशन के रूप में भी। आप वहां पर जाके इसको डिटेल में अंडरस्टैंड करना कि ये कैसे यूज हो रही है। ठीक है ना? मेन वर्ब देखो आप, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब ये दो तरह की होती है मेन वर्ब, ये भी याद होना चाहिए आपको, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का क्या मतलब हो गया? सक्रमक क्रिया, जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, ऑब्जेक्ट। इंट्रांजिटिव, जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है ना? अब जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं वो मोस्टली रेगुलर वर्ब होते हैं, जिसको हम वीक वर्ब भी बोलते हैं। और जो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं वो जो है अकर्मक क्रिया जो होती है ना, वो जो है आप यहां पर देखना इरेगुलर वर्ब होते हैं, जिसको स्ट्रॉन्ग वर्ब जो है मोस्टली इसके साथ यूज किए जाते हैं। और जो ट्रांजिटिव वर्ब है वो डायनेमिक वर्ब के अंदर आती है, और फाइनाइट वर्ब होती है ट्रांजिटिव वर्ब, फाइनाइट वर्ब्स। उधर इंट्रांजिटिव वर्ब जो आक्रामक क्रियाएं हैं जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, उसमें नॉन फाइनाइट वर्ब्स आते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? द इन्फिनिटिव, द जेरेंड, द पार्टिसिपल। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दिस टॉपिक।
पार्ट्स ऑफ स्पीच, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। एक बारी इस वीडियो को आपने देख लेना, इस वीडियो को जब मैं बनाऊंगा आप कहेंगे कि इंग्लिश हमारे लिए कुछ भी नहीं है। जो नॉन फाइनाइट वर्ब है ना तो इस पे सिंगुलर प्लूरल का झंझट है, ठीक है, न पर्सन का न टेंसेस का। सिंपल हमने इसको यूज करना है, इसमें कोई भी रूल, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सिंगुलर है तब भी सेम है, प्लूरल है तब भी सेम है, पास्ट फ्यूचर है जो भी है सेम चलेगा। नंबर जेंडर जितने भी है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है नॉन फाइनाइट वर्ब में। उसको जरूर आपने ऑब्जर्व करना बड़े ध्यान से। ऑक्सिलरी वर्ब आपको पता है, हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स। इस पर मैंने वीडियो आपको जो है ऑलरेडी बनाई हुई है, इसको भी आपने ध्यान से देखना, एक एक चीज कैसे कैसे हमने जो है यूज करनी है सिंगल यूजेस में, ठीक है ना। मेन वर्ब्स देखिए आप, जो मेन वर्ब होती है, ठीक है ना, वो सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है सेंटेंसेस में, ठीक है ना। डेफिनेशन आप देख सकते हैं, ठीक है, मेन वर्ब की। ही हैज बॉट 4 बुक्स। अब इस वाक्य में आपने ध्यान देना है, जो हैज है वो क्या है, वो सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है ना, जो क्या दर्शाता है कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हेल्पिंग वर्ब हमें जो है टेंस की आइडेंटिफिकेशन कराएगा कि कौन से टेंस में यानी काल में है। स्मय क्या है, स्मय बता रहा है हेल्पिंग वर्ब। और ब्रॉट आपको पता मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है, जो काम हो चुका है या कर रहे हैं, समझ रहे। तो ये आपका मेन वर्ब की डेफिनेशन थी। अब ट्रांजिटिव वर्ब में आइए। मैंने जैसे पहले बताया था, ट्रांजिटिव सक्रिय क्रिया जिसको हम बोलते हैं, जिसके साथ ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, जो ऑब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है वो होती है सक्रिय क्रियाएं। समझ आ रही बात। सरल भाषा में मैंने आपको बताया है, जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। ये डेफिनेशन है दी हुई है, आप अगर अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, ये उसकी डेफिनेशन मैंने यहां पर जो है आपको दी हुई है। अब सेंटेंस में अंडरस्टैंड करते हैं इसको, वाक्य को। हिंदी और इंग्लिश पे फोकस करना, अंडरलाइन किए हुए है और कलर्ड किए हुए, उस पर ध्यान देना बड़े ध्यान से, गौर से। आपको खुद अंडरस्टैंड हो जाएगा हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे हिंदी में सोचना है, कैसे बोलना है ना, कैसे ट्रांसलेशन करनी है, शांत चित्त होकर। इसमें जल्दबाजी का कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि हम भाषाओं का ज्ञान ले रहे हैं, ठीक है ना। अब आपने देखना ट्रांजिटिव वर्ब में जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, आपने याद ध्यान रखना। अब हिंदी वाक्य को देखो पहले। एक पायलट एक हवाई जहाज को उड़ाता है। एक पायलट एक हवाई जहाज, एक पायलट क्या हो गया, सब्जेक्ट। एक हवाई जहाज क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। को उड़ाता है, अब ये क्या हो गया, वर्ब। इस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। अगर आप खुद भी सोच रहे हैं या फिर कोई लिखा हुआ सेंटेंस को ट्रांसलेट कर रहे हैं, यहां तक अगर आप पढ़ रहे हैं तो भी, एक पायलट सब्जेक्ट है, एक हवाई जहाज ऑब्जेक्ट है, को उड़ाता है ये वर्ब है। अब बिकॉज ट्रांसलेशन करिए, सब्जेक्ट है, जब आपने ये आइडेंटिफाई कर दिया सेंटेंस को, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है। ट्रांसलेशन में तो आपको पता पहले सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। रूल को फिर इतना रटने की जरूरत थोड़ी नहीं है कि लिखने की सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ठीक है ना। ये आइडेंटिफाई करो सेंटेंस में, कोई ये नहीं है कि भाई ये रूल करो वो वाला करो, नहीं। आइडेंटिफाई करो, खुद से करो, सब्जेक्ट को फाइंड आउट करो सेंटेंस में। आपने सेंटेंस तो बनाया, फिर देखो मेरा सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, वो फाइंड आउट करना है। उसके बाद ट्रांसलेशन अपने आप हो जाती है। रूल को ऐसे नहीं लर्न करना कि ये रूल इसका था, ये उसका था, ऑटोमेटिकली रूल आ जाएगा आपका, है ना। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, यही तो याद करने। और टेंस में आपको पता है लग रहा है, था लग रहा है, गा लग रहा है, तो बस यही तो आइडेंटिफिकेशन है, ये तो टेंस बता रहा है हमें। अ पायलट फ्लाइज एन एरोप्लेन, आपने ध्यान देना। अब अगर हम ये पायलट एक हवाई जहाज या पायलट उड़ाता है, यही बताते हैं पायलट जो है उड़ाता है। क्या उड़ाता है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट क्या है, हवाई जहाज है ना, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, जो एरोप्लेन को उड़ा रहा है। ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारे पास, एरोप्लेन। दूसरा देखिए, एक फुटबॉलर
फुटबॉल को लात मारता है। एक फुटबॉलर फुटबॉल को, एक तो फुटबॉलर सब्जेक्ट हो गया, फुटबॉल क्या है, उसके लिए ऑब्जेक्ट जिसके साथ वो खेलेगा। एक्शन क्या कर रहा है, लात मारता है, लात मारता है, ता है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। किक्स है ना, अब फुटबॉलर किक्स द फुटबॉल। टू किक क्या हो गया आपके पास, वर्ब, मेन वर्ब जिसको हम बोलते हैं। किसको मारता है, फुटबॉल को, ऑब्जेक्ट है। सिमिलरली देखो आप थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। सिक्स का देखो, मतदाता वोट डाल रहे हैं। आपको पता है, वोटर्स आर कास्टिंग वोट्स। वोट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, यानी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है और ट्रांजिटिव वर्ब है, सिंपल सी बात है। सेंटेंस आप बनाइए, प्रैक्टिस करिए, स्पोकन करिए, रिटर्न करिए, जैसे जैसे आपको लगता है। ट्रांजिटिव वर्ब्स विद टू ऑब्जेक्ट। तब क्या होगा, अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं ट्रांजिटिव में, ठीक है ना, उसको हम करेंगे कैसे। तो उस पर रूल एक होता है, जो हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना, वो सबसे पहले हम यूज करेंगे। दो अगर है, एक डायरेक्ट होगा, एक इनडायरेक्ट होगा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। तो सबसे पहले हम इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष को यूज करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट वाले को करेंगे। समझ आ रही बात। अब देखो, खुराना सर ने, अंडरलाइन वर्ड को फोकस करना है, खुराना सर ने मुझे अंग्रेजी सिखाई। अब ध्यान देना आपने, खुराना सर टॉट मी इंग्लिश। इंग्लिश हो गया, इसकी ट्रांसलेशन हो गई ना। अब जो खुराना सर है वो इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट सब्जेक्ट है ये इसको हमने पहले यूज किया। और इंग्लिश ये डायरेक्ट है, जो डायरेक्ट किया काम किया जा रहा है ना, खुराना सर ने मुझे अंग्रेजी सिखाई। तो आपको पता है इनडायरेक्ट क्या है, खुराना सर है। इनडायरेक्ट क्यों है, ये अप्रत्यक्ष क्यों है। हमारे लिए प्रत्यक्ष वो चीज है जिस चीज को हम कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, इंग्लिश कर रहे हैं, तो वो क्या है, हमारे लिए डायरेक्ट है। उसके बाद सर की हम बात करेंगे, थर्ड है ना, ये सेकंड है। तो इंग्लिश का जो इससे पहले वाला रूल था, अगर दो ऑब्जेक्ट हमारे सेंटेंस में आ रहे हैं तो सबसे पहले हम इनडायरेक्ट को पहले लाएंगे, डायरेक्ट उसके बाद हम यूज करेंगे। ये आपने याद रखना, अगर दो ऑब्जेक्ट आपके ट्रांजिटिव वर्ब में आ रहे हैं तो। उसके बाद आप सेकंड में आइए, उसने भिखारी को एक कंबल दिया। अब याद रखो कि दो वर्ब तो है, पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कौन सा, ये आइडेंटिफाई करना है। उसने भिखारी को एक कंबल दिया। अब जो भिखारी है वो इनडायरेक्ट है। अब क्यों, जो पहली चीज उसके लिए दी जा रही है वो कंबल है, उसके बाद वो आ रहा है। जो चीज आदान प्रदान हो रही है ना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच, ठीक है ना, वो डायरेक्ट हो गई, उसका नाम तब आएगा बाद में। तो ये इनडायरेक्ट है, ठीक है ना। तो पहले इनडायरेक्ट, उसके बाद आपका डायरेक्ट हो गया। अब देखो, शी गेव द बेगर अ ब्लैंकेट, ठीक है। फिर देखिए थर्ड का, शिक्षक ने उस पर 50 रुपए का जुर्माना लगाया। अब देखो, शिक्षक ने उस पर 50 रुपए का जुर्माना लगाया। अब जुर्माना किसका लगाया, 50 रुपए का, तो ये डायरेक्ट है। और उस पर ये कौन है, ये इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट डायरेक्टर, ये इनडायरेक्ट है, तो हम पहले इनडायरेक्ट को लाएंगे। हिम इनडायरेक्ट हो गया और 50 रुपीज ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। यानी कि जो चीज आप किसी को अगर देगे ना, मैंने उसे पेन दिया, क्या दिया आपने, पेन, तो ये डायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट कौन है, उसे, हिम, तो इनडायरेक्ट हम पहले लाएंगे, आई गैव हिम अ पेन। इस तरीके से हमने इसको अंडरस्टैंड करना है। इनडायरेक्ट जो होगा वो पहले आएगा, डायरेक्ट बाद में आएगा, ठीक है। लास्ट वन देखिए, उसने आपको एक बीमा पॉलिसी बेची। अब क्या बेची, एक बीमा पॉलिसी, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया ऑब्जेक्ट। और बेची किसको, आपको, तो आपका क्या आएगा, इनडायरेक्ट पहले, और इनडायरेक्ट पॉलिसी डायरेक्ट होगी तो ये आएगा लास्ट में। शी सोल्ड यू एन इंश्योरेंस पॉलिसी। समझ आ गई बात। अब क्या होगा, अगर हम इसका थोड़ा क्रम बदल दे, डायरेक्ट को पहले लाए है ना, इनडायरेक्ट को बाद में, तो फिर हम कैसे यूज करेंगे इसको, अब ये देखना हमने, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, उसके लिए अगर ऐसा करेंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू या फॉर का प्रयोग करेंगे। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा ना, उससे पहले टू या फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे कि खुराना सर टॉट इंग्लिश टू मी।
अब खुराना सर इनडायरेक्ट थे ना, तो उसके बाद है ना, उससे पहले हमने जो है क्या टू यूज करना है। अब आप यहां पर देखिए कैसे भला, देखो आप पिछला देखो, मैं आपको यहां समझाता हूं। देखो, खुराना सर ने मुझे अंग्रेजी सिखाई, ये सेंटेंस था, और ट्रांसलेशन थी खुराना सर टॉट मी इंग्लिश। अब पिछले सेंटेंस में मैं बता रहा हूं खुराना सर टॉट इंग्लिश टू मी। हमने जो इंग्लिश है ना, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसके बाद टू लगा दिया है। इस तरीके से ये भी हम नीचे करेंगे। शी गेव अ ब्लैंकेट टू फॉर द बेगर और टू द बेगर। आप देखिए यहां पर क्या आएगा, टू द बेगर। टीचर फाइंड 50 रुपीज टू हिम, यानी कि टू और फॉर का यूज करेंगे। अगर हम इस तरीके से भी करते हैं, डायरेक्ट अगर पहले ला रहे हैं ना, तब हम टू और फॉर का यूज करेंगे। शी सोल्ड एन इंश्योरेंस पॉलिसी टू यू, यानी टू और फॉर का यूज करेंगे अगर हम इस तरीके से भी यूज करते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद अगर दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं इस केसेस में, ये इस तरीके से अंडरस्टैंड करना है। इंट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव का मतलब है कि जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है। और आपको इससे क्या पता चलता है, किसको लगाने का कुछ जवाब नहीं मिलता है। यानी कि यदि हमें किसी क्रिया के साथ क्या और किसको लगाने से कुछ जवाब नहीं मिलता है, तो वह क्या, कौन सी क्रिया होगी, वो आक्रामक क्रिया कहलाई जाएगी, ठीक है ना। आप देखिए इसको, नदियां बहती है, सब्जेक्ट क्या है, कुछ भी नहीं है। रिवर्स फ्लो, अब रिवर्स है प्लूरल है, तो फ्लो ये भी प्लूरल में ही है, फर्स्ट फॉर्म है। कुत्ते दौड़ते हैं, प्लूरल है, डॉग्स रन। सब्जेक्ट क्या है, दौड़ते हैं, कुत्ते सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, नहीं है, इंट्रांजिटिव। चिड़िया उड़ती है, बर्ड्स फ्लाई। वर्तिका रोती नहीं है, वर्तिका डज नॉट वीप। बच्चा मां की गोद में सोता है, द चाइल्ड स्लीप्स इन द मदर्स आर्म्स, ठीक है ना। अब आप देखिए ऊपर के जो उपरोक्त वाक्य में जो हमने क्रिया शब्द यूज किए हुए हैं, फ्लो है ना, रन, फ्लाई, वीप एंड स्लीप, इसमें करता है ही नहीं। बस यही एक्सप्लेनेशन मैंने यहां पर दी है, इस पे ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना, सिर्फ याद रखना है ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, है ना। टू ऑब्जेक्ट अगर आ रहे हैं ट्रांजिटिव में, कैसे चेंज होंगे, कैसे इसको यूज करेंगे, बस यही है, बाकी कुछ नहीं है वर्ब में। बाकी देखिए रेगुलर वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स, ये जानने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती है वो कितनी होती है, रेगुलर और इरेगुलर, उसके बाद हम अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है, जो वर्ब्स होती है उसके वो कितनी टाइप की होती है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, है ना। ओल्ड मेथड ऑफ इंग्लिश की अगर बात करें तो 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती थी। अगर मॉडर्न इंग्लिश की बात करते हैं तो इसमें 2 और जोड़ दी गई हैं, जिससे हम बोलते हैं 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। अब वो कौन सी है आप देख सकते हैं, वर्ब्स हैज 3 और 5 फॉर्म्स। बेस फॉर्म जिसको हम इन्फिनिटिव भी बोलते हैं, है ना, फर्स्ट फॉर्म भी बताते हैं, पास्ट सिंपल सेकंड फॉर्म बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं, जिसमें एस और ईएस लगता है, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर हमारे लिए बनाती है। तो 2 ये जोड़ दिए, इससे भी हमारा जो है काम आसान हो गया। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, जैसे कि स्टील, स्टोल, स्टोलन, स्टीलिंग, स्टील्स, 5 फॉर्म में क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें यह समझ आएगा रेगुलर वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स और वीक वर्ब, ठीक है ना। अब आप पहले तो इसको अंडरस्टैंड करिए, 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, इसका मतलब कैसे निकलेगा। अगर यह समझ में आ गई, हमें सब कुछ समझ आ गया था। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है अब पार्ट्स ऑफ स्पीच का। उसके बाद 2 रह गए, उसका भी इंपॉर्टेंस है, लेकिन ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है क्रिया, क्योंकि इसके बगैर हमारा सेंटेंस बनता ही नहीं है। तो इसीलिए फॉर्म्स ऑफ वर्ब का भी पता होना चाहिए, हम तभी सटीक एग्जैक्ट वर्ड यूज कर सकेंगे अकॉर्डिंग टू आवर सेंस, ठीक है। अब देखिए आप मीनिंग तो देखो, पहले आज्ञा देना, ओबे, ठीक है ना, ये तो हिंदी हो गया। अगर हम बेस फॉर्म में बात करते हैं, ओबे, है ना, ओबेड, ओबेड, ओबेइंग, ओबेज, आज्ञा देता है, आज्ञा दी, आज्ञा दी थी, दी गई थी, दी जाती थी, दी चुकी थी, सब सेंस आपका थर्ड फॉर्म में ऐसे बनेगा, ऐसे लेना होता है, तब हम
ट्रांसलेट कर पाते हैं, सटीक वर्ड यूज कर सकते हैं, पास्ट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं, है ना। आज्ञा दे रहा है ना, आज्ञा देता है, ये तो आपको पता, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, प्लूरल है, वो सिमिलर यूज होता है। अब आप नीचे देखिए, अचीव, अचीव्ड, अचीव्ड, अचीविंग, अचीव्स, ड्रीम, ड्रेम्ट, ड्रेम्ट, ड्रीमिंग, ड्रीम्स, है ना। प्लान, प्लान्ड, प्लान्ड, प्लानिंग, प्लान्स, वर्क, वर्कड, वर्कड, वर्किंग, वर्क्स, है ना। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेकिंग, ब्रेक्स। हिंदी में भी देखिए, पांचों फॉर्म में देखिए आप, अगर ये दिमाग में फीड हो गया, इंग्लिश इज इजी, ठीक है। सिमिलरली आप नेक्स्ट 2, 3, 4 रीड करिए, अंडरस्टैंड करिए। अब देखिए आप, अब हम फाइंड आउट करेंगे जो रेगुलर और इरेगुलर वर्ब है। अब आसान हो गया, हमने पांचों फॉर्म देख ली ना कि कैसे बनती है, कैसे चेंज हो रही है, इसके ऊपर आधारित है ये रेगुलर और इरेगुलर वर्ब, ठीक है ना। अब आप ये देखिए, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये किस बेस पर रेगुलर इरेगुलर किए जाते हैं। ये सेकेंड और थर्ड फॉर्म को देखते हुए इसका चयन किया जाता है कि ये रेगुलर है या फिर इरेगुलर है। समझ आ रही है बात? तभी तो ये दो भागों में बांटा गया है, सेकंड और थर्ड फॉर्म को देखते हुए। आपको मैं एक बार दिखा दूं, सेकंड देखो आप, सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या है, इसी को फोकस करो जरा पहले। जैसे कि अचीव, अचीव्ड, अचीव्ड, अब दोनों में सेम एंड हो रहा है, तो इसको कैटेगराइज किया है। और कुछ और भी होगा, आप देखो, जैसे कि ब्रोक, ब्रोकन, ये सेकंड और थर्ड में फिर चेंज हो गया, है ना। फिर और होगा मेड, मेड, अब कहीं सेम सेम हो रहा है, कहीं अलग से ईडी से चेंज हो रहा है, कहीं कहीं पर इंटरनल चेंजेस हो रहे हैं। इस आधार को देखते हुए इसके जो है दो भागों में बांटा गया है, रेगुलर और इरेगुलर। अब रेगुलर क्या होता है, जिसको हम वीक वर्ब भी बताते हैं। जो रेगुलर वर्ब होते हैं वो एंड होते हैं ईडी से। अब जैसे आप यहां देखो, अचीव्ड, अचीव्ड, ड्रीम्ड, ड्रीम्ड, प्लान्ड, प्लान्ड, वर्कड, वर्कड, इसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर वर्ब, वीक वर्ब, ठीक है ना। उसके बाद आ जाओ आप एग्जाम्पल में। अब कैसे यूज करेंगे, देखो एग्जाम्पल करना बड़ा जरूरी है। इसका यूज कैसे करेंगे, उसने एक बैठक की योजना बनाई है। प्रेजेंट इंडेफिनिट सोचेंगे आपकी, बनाई है तो प्रेजेंट टेंस का होगा ये। हाँ, प्रेजेंट टेंस का है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का होता है। उसमें फाइंड आउट करिए कि आपका जो सेंस बना है ना, योजना बनाई है, तो यहां से आपको क्या पता लग रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से है। बनाई है, चुकी है, बनाई है, दिखाई है, लिखाई है, पढ़ाई है। इस तरीके से अगर आपके वाक्य बन रहे हैं तो आप समझिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। उसने, तो आपको पता है ही है, नो डाउट। यहां पर ये हिंदी में जो है आपका ऑब्जेक्टिव केस लग रहा होगा, तो लेकिन इसका सब्जेक्ट केस यूज होगा। ही हैज प्लान्ड अ मीटिंग। अब जो प्लान्ड है ये क्या चीज है, अब यहां पर बताओ कि पास्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है। ये चीज है, अगर ये अंडरस्टैंड हो गई ना, इंग्लिश इज इजी। मैं बार बार बता रहा हूं, यहां पर जो प्लान्ड जो यूज किया गया है ये सेकंड फॉर्म है, बनाई है। पास्ट पार्टिसिपल कैसे यूज करेंगे उसके में समझेंगे, उसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। यहां पर जो यूज हुआ है वो सेकंड फॉर्म में यूज किया गया है, ठीक है। कुत्ता उस पर भौंका, आ की ध्वनि है, आपको पहले ही समझ आ जाना चाहिए कि ये पास्ट इंडेफिनेट है। पास्ट इंडेफिनेट है, सिंपल सेंटेंस है, साधारण वाक्य है, सेकंड फॉर्म यूज होगी। द डॉग बार्क्ड एट हिम, बार्क्ड सेकंड फॉर्म, ठीक है। उस तरीके से थर्ड फॉर्म में, ये थर्ड सेंटेंस में, ये बाघ ने अपने जबड़े से आदमी को खींच लिया है। खींच लिया है, अब आपको पता लग गया होगा, खा लिया है ना, और खा चुका है। तो ये क्या चीज है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये ही हमें आइडेंटिफाई करना है, इंग्लिश हमारी बन जाएंगी। अब देखियो, बाघ ने सेंटेंस हो गया, अपने जबड़े से, फ्रॉम हिज जॉ। देखो, द टाइगर हैज पुल्ड द मैन फ्रॉम हिज जॉ, अपने जबड़े से। पुल्ड, हैज पुल्ड, हैज पुल्ड क्या हो गया,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब उस तरह से नेक्स्ट में आइए, पुलिस ने सर्च वारंट जारी किया है, जारी कर चुका है पुलिस ने। द पुलिस हैव इश्यूड। अब सोचेंगे आप हैज क्यों नहीं लगा? पुलिस एक ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर दिखता है, लेकिन ये किस पे हम इसको यूज लेते हैं? एज अ यूनिट प्लूरल में। तो ये भी सिंगुलर प्लूरल मैंने आपको बताया है नाउन में। इस पे भी आपने गौर करना, देखना एक बार फिर से वो वाली वीडियो, और एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगा मैं सिंगुलर प्लूरल नाउन वाली, जो स्पेशल वर्ड जो यूज करते हैं, जो अदर लैंग्वेजेस से भी लिए गए है, लैटिन, अमेरिकन, जर्मन, इटालियन, स्पेनिश वर्ड जो है ना, ग्रीक वर्ड है, वो उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं, जो सिंगुलर प्लूरल में मोस्टली यूज की जाती है इंग्लिश में। चलिए नेक्स्ट देखिए, उसने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। ये अंडरस्टैंड करना होता है, जो वर्ड मैंने कलर में किए ना, ये अंडरस्टैंड करना है कि ये सेंस क्या दे रहे हैं। ये टाइम को रिफर करते हैं, है बेशक लगा, लेकिन ये 4 प्रकार का होता है ना प्रेजेंट, तो इसी से हमें पता चलेगा कि ये कहां जा रहा है। हैज डिलीवर्ड हिज बेस्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। शायद समझ आ गई ना आपको। सेकंड रेगुलर वर्ब ईडी से एंड होने लिए। अब आप इरेगुलर वर्ब्स में, वे क्रियाएं जिनके रूपों को विभिन्न तरीकों से बदला जाता है, अलग अलग तरीके जिसके इरेगुलर बोलते हैं। इसको हम स्ट्रॉन्ग वर्ब्स से नाम से भी जानते हैं। अब कैसे बदला? जैसे फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, फॉरगेटिंग, फॉरगेट्स। 5 फॉर्म में डिवाइड करना हमने। ग्रो, ग्री, ग्रॉन, इस तरीके से जो चेंज हो रही है जिसमें ईडी नहीं लगेगा, तो वो इरेगुलर और स्ट्रॉन्ग वर्ब मानी जाती है। अब यूज देखो एग्जांपल में, पक्षी आसमान में उड़ गया, पक्षी आसमान में उड़ गया। द बर्ड फ्लू इनटू द स्काई। फ्लू क्या चीज है? उड़ गया। अब आपको पता सेकंड फॉर्म यूज हुई है, उड़ गया, पास्ट इंडेफिनिट। उसने 5 सूट खरीदे थे, खरीदे थे, ये क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट। खरीद चुका था, खरीद लिया था, खरीदे थे, यानी कि प्लूरल है। शी हैड बॉट 5 सूट्स। विद्यार्थियों ने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी है, लड़ाई लड़ चुके हैं। विद्यार्थियों ने, प्लूरल, सब्जेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। द स्टूडेंट्स हैव फॉट फॉर देयर फाइट्स। हां, यहां पर आप देख सकते हैं, जब हम परफेक्ट की बात कर रहे हैं, परफेक्ट, वहां पर पास्ट पार्टिसिपल यूज हो रहा है। लड़ाई लड़ी, सूट खरीदे, ये पास्ट पार्टिसिपल यूज हुआ है, सेकंड फॉर्म नहीं है। अगर सेकंड फॉर्म होती तो कैसे होती? उसने 5 सूट खरीदे, हम थे नहीं लगाते फिर। अगर ऐसा बनता है, विद्यार्थियों ने अपने हक की लड़ाई लड़ी, तब ये क्या हो जाता? आपका पास्ट इंडेफिनिट हो जाता। अगर हम हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं, थे, तब ये क्या बन जाता है? पास्ट पार्टिसिपल। ये बारीकियों का पता होना चाहिए, बस दैट्स इट। बाकी सब कुछ पता है, सबको आता है। आज की डेट में इंग्लिश किससे नहीं आती है। उसने अपने वायदे को निभाया है। अगर ऐसा ही बोलते हैं हम कि उसने अपने वायदे को निभाया, क्या बनता? पास्ट इंडेफिनिट। निभाया है, क्या बन गया आपका? ये प्रेजेंट परफेक्ट, जिसके साथ पास्ट पार्टिसिपल यूज किया जाता है। निभाया है, निभा चुका है। He has kept his promises. नेताओं ने कई वायदे किए हैं, कई वायदे किए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। लीडर्स हैव मेड मैनी प्रोमिसेस। ये रेगुलर इरेगुलर वर्ब सेंटेंसेस में कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, कैसे यूज करने हैं, सेकंड फॉर्म कैसे यूज करनी है, और थर्ड फॉर्म कैसे यूज करनी है रेगुलर और इरेगुलर वर्ब में। इतनी सी है ये वर्ब की पहचान। अब दूसरे होते हैं डायनेमिक वर्ब्स, यानी कि जिसमें एक्शन हो रहा है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मूवमेंट वाले वर्ड और नॉन मूवमेंट वाले। अब मूवमेंट वाले ये होते हैं, आप देख सकते हैं डायनेमिक वर्ब एक्शन को दर्शाता है। ये वर्ड एक्शन वर्ब है। ये इसका जो परिणाम होता है ऑब्जेक्ट पर देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। यानी कि जो काम कर रहा है ऑब्जेक्ट पर, उसका फल पड़ रहा है, इफेक्ट उस पर पड़ रहा है। कैसे? अब देखो आप, वह क्रिकेट खेल रहा है। क्या खेल रहा है?
क्रिकेट, डायरेक्ट जो इसका फल जो इस पर पड़ रहा है क्रिकेट पर, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ये डायनेमिक है। यानी कि ये टेंस वही आ रहे हैं आपके जो हम करते रहे टेंस में, लेकिन उसमें मूवमेंट हो रही है। इसमें जितने भी वर्ड दिए हुए उसमें मूवमेंट है, ऑब्जेक्ट पर डायरेक्ट इफेक्ट हो रहा है। आप देखिए, राजन ने लड़ाई लड़ी है, मूवमेंट है ना। टेंस आपको पता लग गया है, हैज फाउट है, तो क्या है ये, प्रेजेंट परफेक्ट है ना। फिर मैकेनिक ने कार ठीक कर दी है, हैज रिपेयर्ड द कार, प्रेजेंट परफेक्ट है ना। दुकानदार ने दुकान बंद कर दी है, प्रेजेंट परफेक्ट, एक्शन हो रहा है, डायनेमिक है ना। रामू ने फर्श पर पोंछा लगा दिया है, हैज मॉप्ड, प्रेजेंट परफेक्ट। इस तरीके से आइडेंटिफाई करो, फॉर्म्स ऑफ वर्ब यूज हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद आओ स्टेटिव वर्ब्स। अब वो वर्ब जिसमें कोई एक्शन नहीं है लेकिन वर्ब है, वो स्थिर है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, जैसे मैंने पहले बोल दिया था आपको। अब वो कौन से थे, आप देखो स्टैटिक वर्ब, ठीक है ना, जिसमें कोई मूवमेंट ना हो। और दूसरी बात ये, वो कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज नहीं होती है, वो वर्ब का भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एग्जांपल देखो, वह उसके पिताजी के बारे में सब जानता है, वह उसके पिताजी के बारे में, वह भी है उसके पिताजी के बारे में सब जानता है। ही न्यूज एवरीथिंग अबाउट हर फादर। अब नोज, नोज क्या है, ये आपका वर्ब है, जानता है। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, इस पे आपको लग रहा है मूवमेंट कुछ नहीं है, सिर्फ जानने की क्रिया महसूस हो रहा है, इस पे एग्जिस्टेंस या स्टेट ऑफ बीइंग से पता चल रहा है। अब दूसरा देखिए, वह एक महान महिला है, क्या ऑब्जेक्ट इसमें एक्शन हो रहा है, कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ मात्र स्टेटमेंट है, कोई मूवमेंट नहीं है। वर्ब है लेकिन मूवमेंट नहीं है। जैसे शी इज अ ग्रेट वुमन, हमारे पास भविष्य के लिए काफी बचत है। वी हैव अ लॉट ऑफ सेविंग्स फॉर द फ्यूचर, बचत है, क्या मूवमेंट है, कुछ भी मूवमेंट नहीं है। सेंटेंस में देखो ना, कोई बचत है लेकिन वो एक्शन नहीं कर रहा, लेकिन वर्ब है लेकिन एक्शन नहीं है। तुम एक सैनिक हो, आर है इसमें लगा हुआ, नाउन कॉम्प्लीमेंट, याद आ रहा होगा आपको इस सेंटेंस में, सब में जो नाउन को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, एक्शन नहीं हो रहा है। अब है फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो नंबर, जेंडर, टेंस से प्रभावित होते हैं, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर ऑब्जेक्ट, वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, ठीक है ना। टेंस के अनुसार चेंज होगी, पास्ट की है, सब्जेक्ट के अनुसार ये चेंज होगी, उसको हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। अब आपने याद क्या रखना है, सिंगुलर प्लूरल, जो फाइनाइट वर्ब के लिए है सिंगुलर प्लूरल यूज किया जाएगा। ये इसके साथ ये तीन रूल लगेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये तीनों के साथ चेंज होते जाएंगे, और टेंस के अनुसार तीनों टेंस के साथ ये जो है चेंज हो जाएंगे। उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब, सीमित क्रियाएं जो बदलती रहती है पर्सन के अनुसार, नंबर के अनुसार और टेंस के अनुसार, उसको हम फाइनाइट वर्ब बताते हैं। इसको मैं अलग से अपलोड करूंगा वीडियो, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट पर, तब आप बेहतर अंडरस्टैंड हो जाएंगी। आज मैं इस पर फोकस नहीं कर रहा हूं। अब एग्जांपल देखो, नंबर के अनुसार कैसे परिवर्तित होता है, इसमें आपने ध्यान देना, ठीक है ना। अब देखो आप, यह किताब मेरी है, दिस बुक इज माइन, ठीक है ना, लग गया पता, दिस बुक इज माइन, ओके। दूसरा देखो, ये किताबें मेरी हैं, दीज बुक्स आर माइन। अब कुछ समझ आया कि फाइनाइट कैसे हुआ। जो सेंटेंस है, बात हम बुक्स की कर रहे हैं, बुक की करें, फर्स्ट में हमने सिंगुलर लगाया था, दिस, सिंगुलर बुक यूज हो गई, हमने इसको चेंज कर दिया, दिस का दीज कर दिया, और बुक्स भी चेंज हो गई। यानी कि इसके साथ अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल हो गया फर्स्ट। ये हो गया आपका नंबर के अनुसार। अब पर्सन के अनुसार देखो, मैं भारत में रहता हूं, आई फर्स्ट पर्सन है ना, चेंज हो गया, आई लिव इन इंडिया। अब दूसरा देखिए आप, वह जोधपुर में रहते हैं, ही लिव्स इन जोधपुर। अब देखो आप, सब्जेक्ट जैसे चेंज हो गया, लीव का लीव्स हो गया, तो ये वर्ब क्या कहलाती है, फाइनाइट वर्ब, जो नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार चेंज होती है। अब टेंस के अनुसार कैसे चेंज हो रहा है, देखिए, आप कार चलाइए, यू ड्राइव द कार, सेकंड पर्सन यूज हो गया ना, और ड्राइव हो गया, प्लूरल है, प्लूरल ही हो गया। अब देखो, उसने कार चलाई, ही ड्रोव द कार, ही ड्रोव। अब ड्राइव का क्या बन गया, ड्रोव, चेंज हो गया, क्यों, हमारा टेंस चेंज हो गया, ऊपर क्या था, पास्ट था, नीचे जो है पर्सन के अनुसार ये भी चेंज हो गया, पास्ट के पर्सन के अनुसार चेंज हो गया, ऊपर फर्स्ट था, नीचे जो है थर्ड, सेकंड था, नीचे जो है थर्ड पर्सन था।
टेंस भी जो है ड्राइव से ड्रॉप हो गई। समझ आ गई बात? तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट वर्ब। अब नॉन फाइनाइट वर्ब वेरी इंपॉर्टेंट है, यही अंडरस्टैंड करनी है हमने। नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर द वर्ब विच आर नॉट अफेक्टेड बाय नंबर, जेंडर और टेंसेस। नो टेंस, नो सेंटेंस। यानी कि आपका ना टेंस इसमें काम करेगा, ना सेंटेंस करेगा, ना नंबर करेगा, ना सिंगुलर करेगा, ना प्लूरल। आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तब भी ये अफेक्ट नहीं होगा नॉन फाइनाइट वर्ब, जो भी हम यूज करेंगे तब भी वो ही यूज होगा। सिंगुलर है तब भी वो ही रहेगा, टेंस पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है तब भी वो ही रहेगा। इस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा नंबर, जेंडर और आपका टेंस का। सिंपल सी पहचान है इसकी नॉन फाइनाइट वर्ब्स की। एग्जांपल देखिए, मुझे पढ़ना पसंद है। मुझे, ध्यान देना जो अंडरलाइन क्या है, मुझे क्या है, फर्स्ट पर्सन है ना। आई लव रीडिंग। अब पर्सन चेंज करते हैं, वह पढ़ना पसंद करती हैं। शी लव्स रीडिंग। अब जो कलर्ड में किया गया है मैंने वो चेंज हुआ, ऊपर भी रीडिंग है नीचे भी रीडिंग है। जो अंडरलाइन किया है वहां पर थोड़े बहुत चेंजेस है। जो चेंजेस जिसमें होगा वो फाइनाइट है, जिसमें नो चेंज है वो नॉन फाइनाइट है। आई लव, ठीक है, शी लव्स, इतना, ये तो फाइनाइट हो गया। इसके बाद हमने जो रीडिंग जो यूज किया है दोनों में, ये नॉन फाइनाइट हो गया। ये ना ऊपर बदला ना नीचे बदला है। समझ आ गई बात? उसी तरीके से आप थर्ड का देखिए, मैं सभी को इंग्लिश सिखाने की सलाह देता हूं। आई रिकमेंड, ठीक है, जिसको अंडरलाइन किया हुआ है। एवरीवन टू लर्न इंग्लिश, टू लर्न इंग्लिश, इस पे भी फोकस करना। तब नीचे देखो फोर्थ का, वह सभी को इंग्लिश सिखाने की सलाह देता है। ही एडवाइजेज। अब देखो आई रिकमेंड, ही एडवाइजेज, चेंज हो गया ना जो अंडरलाइन होगा, ये तो हो गया आपका फाइनाइट, इतना। अब इसके बाद जो यूज किया गया है वो क्या है? नॉन फाइनाइट। क्योंकि यहां पर भी क्या है? एवरीवन टू लर्न इंग्लिश। ऊपर के सेंटेंस में भी क्या है? आई रिकमेंड एवरीवन टू लर्न इंग्लिश। टू लर्न इंग्लिश क्या हो गया? नॉन फाइनाइट। जो दोनों में क्या हुआ? चेंज नहीं हुआ। जो चेंज हो रहा है वो फाइनाइट है, जो नहीं हो रहा है वो नॉन फाइनाइट है। अब नीचे आइए, मैं अपना डिनर कर रहा हूं। आई एम हैविंग माई डिनर, आई एम हैविंग माई डिनर, ठीक है। वह अपना डिनर कर रहे हैं। दे आर हैविंग देयर डिनर। अब आप देखिए ऊपर जो है हैविंग, चेंज हुआ? नहीं हुआ। और बाकी जो चेंज हुए हैं वो फाइनाइट के हैं, जो नहीं चेंज हुआ है वो सिमिलर हुआ है, वो क्या है? नॉन फाइनाइट है। हैविंग जो यूज किया गया दोनों के लिए, चेंज हुआ? नहीं हुआ। अब नीचे आ जाइए, क्या हम रविवार को मछली पकड़ने जाते हैं? डू वी गो फिशिंग ऑन संडे? अब उसका नेक्स्ट देखिए सेंटेंस, क्या वह रविवार को मछली पकड़ने जाते हैं? डज ही। अब देखो डू वी, डज ही, ये तो फाइनाइट हो गया, नो डाउट इंटरोगेटिव है। अब गो फिशिंग ऑन संडे, गो फिशिंग ऑन संडे, दोनों सेंटेंस में सेम है ना, सिमिलर है, तो ये क्या हो गया? नॉन फाइनाइट वर्ब। इस तरीके से हमने सेंटेंस से भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है ना। अलग से भी वीडियो बनाऊंगा इसके कौन कौन से काइंड होते हैं, कौन से नहीं। मेनली ये 3 तरह का होता है, याद रखना, द इन्फिनिटिव, द जेरेंट, द पार्टिसिपल, ठीक है। आज मैं इस पर नहीं डिस्कस करने वाला हूं, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन दी मैंने बेसिक, इसके ऊपर मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, फिर आपको मैं बताऊंगा। और ये मैंने बताई हुई है आपको, प्राइमरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, उसके ऊपर आप वीडियो चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। अलग से बनाई हुई है, ऐसा नहीं है कि मैंने फॉर्मेलिटी की हुई है, डिटेल में क्या हुआ उस पर अलग से और भी अगर बनानी होगी मैं इस पर भी और लाइव सेशन लूंगा आपका मैं, ठीक है। और ये देखो आप नाउन कॉम्प्लीमेंट में आ गए, ये सारे ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये रिवीजन के तौर पर ले लो आप, ठीक है ना। अब ये सेंटेंसेस हो गए, यह मेरी है, वे गुंडे हैं, वे खुश हैं, ये ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के सेंटेंसेस मैंने आपको यहां पर शो किए हुए हैं, ठीक है। उसी तरीके से टू बी वर्ब है ना, अगर क्वेश्चन में करना, WH फैमिली में करना है ना, तो ये कैसे यूज होंगे आप देखिए। वर्ब टू बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, दीज आर यूज्ड विद WH फैमिली वर्ड्स टू आस्क अ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का अगर पूछना है या मोर इंफॉर्मेशन मांगनी है तो उसके साथ हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए आप, यूज ऑफ टू इन्फिनिटिव आफ्टर इज, एम, आर, ये मैंने क्या है? टू इन्फिनिटिव, इज, एम, आर प्लस टू इन्फिनिटिव। ये उस वीडियो में जाकर आप डिटेल में देखिए, अंडरस्टैंड करिए और यहां से उसका जो है अनुवाद करके ग्रास्प करिए, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, ठीक है। अब देख सकते हैं आप, टू इन्फिनिटिव, शांतनु,
शांतुर को अप्रैल में आना है, शांतुर इज टू कम इन अप्रैल, इज टू, एम टू, आर टू, ये उससे संबंधित ये मैंने यहां पर आपको दिया है। आप स्क्रीनशॉट लेके इस पर अभ्यास करिए। अब देयर और इट, इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ देयर और इट का प्रयोग भी किया जाता है, ठीक है ना। और कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, आप एग्जांपल देखिए। रोड पर बहुत बड़ा जाम था। जब आपका इस तरीके से सेंटेंस स्टार्ट होता है जिसमें सब्जेक्ट ना हो और देयर, इट और देयर का प्रयोग इसके साथ किया जाता है। वहां कई विदेशी थे, देयर वर मैनी फॉरेनर्स, है ना, यह उसकी बारी थी, इट वॉज हिज टर्न। ये सेंटेंस के स्टार्टिंग के लिए जो है इस तरीके से यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए आप मिसलेनियस यूज कैसे करते हैं, मिश्रित यूज कैसे करेंगे। जैसे कि तुम्हारा दोस्त यहां है, हियर इज योर फ्रेंड, है ना। निर्णय लिया है कि उसकी मेल का जवाब नहीं देना है, इट इज डिसाइडेड इफ आई वर अ टाइगर। अदर यूजेस में हम कैसे यूज कर रहे हैं, टू बी फॉर्म। टू बी फॉर्म होते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर। अब टू हैव, हैज, हैव, हैड, सिमिलरली यूज कर रहे हैं हम इसको। आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके इसके ऊपर प्रैक्टिस करिए। आप इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो किया हुआ है, एक्सरसाइज की हुई है। इसको आप रिवीजन के तौर पर लीजिए, सेंटेंसेस के तौर पर लीजिए और मोर सेंटेंसेस बनाने की जो है कोशिश करिए। अब डू, डिड, डज, है ना, जरूरत है ना, वह काम करता तो है। मैंने बताया इसके ऊपर स्पेशल मैंने वीडियो बनाया, ऑक्सिलरी, स्पेशल यूजेस ऑफ द कॉम्बिनेशन वर्ड्स ऑफ द हेल्पिंग वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब। वह उसे झिझकती तो है, अवश्य झिझकती है। शी डज रिबुक हिम। प्रैक्टिस करिए आप इस पर, ठीक है ना। फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट माय presentation today. Hope you would like my video today which I have delivered. So till then, take care yourself. अपना ध्यान रखिए।